डेटा टाइप्स पढ़ेंगे जो कि हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ चुके हैं जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर इन डेटा टाइप्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि 3 डेटा टाइप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सी लैंग्वेज में। एक जिसे हम इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, और इसको जब हम अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंट। और इसी तरह जब फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि एक डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 2.3, 2.5, उस डेटा टाइप को जब हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है जिसको हम फ्लोट कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड डेटा टाइप है जिसको हम कैरेक्टर डेटा टाइप कहते हैं, इसको भी हम अपने प्रोग्राम में जब शामिल करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं CHAR, कैरेक्टर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इन डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इंटीजर के बारे में आपको पता है कि ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 या -1, -2, -3। इनके अंदर पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज नहीं आती। तो इस तरह की जो नंबर्स हैं उनको इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। लेकिन जो फ्लोट वैल्यूज हैं जिनको हम रियल वैल्यूज भी कहते हैं, ये वो नंबर्स जिनमें डेसिमल वैल्यू आती है, जैसे 2.3, 5.2। और कैरेक्टर दरअसल हमारे पास वो वैल्यूज हैं जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b या कैपिटल A, कैपिटल B, या कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारे पास प्लस, माइनस, ये हमारे पास कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अभी 3 डेटा टाइप जो हैं वो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी होती हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन डेटा टाइप्स इन सी अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले मेमोरी स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगा कि हमारी जो कंप्यूटर में मेमोरी, जिसको हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। मेमोरी जो होती है या रैम जो होती है, उसके अंदर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसका मेमोरी सेल होता है। मेमोरी सेल जो होता है वो मेमोरी के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक बिट स्टोर होती है। वो बिट जो होती है वो 0 भी हो सकती है या वो बिट जो है 1 भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने 2 मेमोरी सेल्स बनाए हैं। पहले मेमोरी सेल जो है इसकी वैल्यू 0 है, अगला जो मेमोरी सेल है इसकी वैल्यू 1 है। इसको बिट कहा जाता है। तो इसी तरह से अगर 8 बिट्स आपस में मिल जाती हैं, 8 बिट्स अगर आपस में इकट्ठी हो जाएं, तो वो 8 बिट्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती हैं। और जैसे अब यहाँ पे मैंने 4 बिट्स यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं, तो ये 4 बिट्स जो हैं ये हाफ बाइट के बराबर हैं। और अगर मैं यहाँ से 4 बिट्स और ऐड कर दूंगा तो ये 1 बाइट के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। यानी 8 बिट्स, 8 मेमोरी सेल्स जो हैं वो इस तरह से इकट्ठे हों तो मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो ये चीज जिक्र करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम इन डेटा टाइप्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम में इंट लिखते हैं और अपने वेरिएबल को कोई नाम देते हैं, मिसाल के तौर पे x का, तो इंट लिखने से क्या होता है कि आपके जो मेमोरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 बाइट्स की जगह रिजर्व हो जाती है। यानी 2 बाइट्स जो है वो इंटीजर के लिए रिजर्व्ड हो जाती है हमारे मेमोरी के अंदर। यानी जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी इंट x, यहाँ पे क्या होगा कि हमारी मेमोरी में 2 बाइट का क्या मतलब है, 16 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है तो 2 बाइट 16 बिट्स के बराबर होगी। यानी 16 बिट्स की जगह हमारी मेमोरी में मौजूद है। अब हम जो भी वैल्यू वहां पे स्टोर करेंगे, जो भी इंटीजर डाटा हम वहां पे स्टोर करेंगे, 2, -1, 1, ये जो भी हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे वो उन 2 बाइट्स की जगह पे जाके बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 2, तो अब हमने क्या किया कि x को एक वैल्यू असाइन कर दी 2 जो है वो इंट के लिए जो जगह रिजर्व हुई थी मेमोरी के अंदर वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जब आप फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट के लिए आपने ये याद रखना है कि जब भी हम फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट के लिए जो जगह रिजर्व होती है वो 4 बाइट्स की जगह होती है। 4 बाइट्स का क्या मतलब है कि कितने बिट्स वहां पे आ सकते हैं, वहां पे टोटल हमारे पास 32 बिट्स की जगह जो है वो रिजर्व हो जाती है। यानी इतनी बड़ी वैल्यू
हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज होती हैं। इनको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक बड़ी ही लार्ज वैल्यू, एक लार्ज बाइनरी वैल्यू हमें मिलती है। इसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अब बात करते हैं कैरेक्टर की। जब भी हम कैरेक्टर अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, कोई कैरेक्टर वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ के नाम से। अब ये क्या होगा कि ये जो वेरिएबल होगा कैरेक्टर का, ये क्या करेगा अपने अंदर, ये आपने याद रखना कि कैरेक्टर जो है वो दरअसल अपने अंदर 1 बाइट की जगह 1 बाइट की जगह जो है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर कर लेता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे कैरेक्टर के लिखेंगे तो हमारी जो मेमोरी है यहाँ पे 8 बिट्स जो है रिजर्व हो जाएंगी, और 8 बिट्स जो हैं वो मिलके कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करेंगी। तो ये हमने आज समझा कि मेमोरी स्ट्रक्चर को समझना कितना जरूरी है इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू को समझने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस ऐसा आता है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर की जो वैल्यूज हैं, ये जो जगह इन्होंने रखी होती है, जो जगह होती है हमारे पास, वो कम पड़ जाती है। यानी हमारे पास बाज़ औक़ात इतनी लार्ज वैल्यू आती है कि वहाँ पे इंटीजर डाटा, इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल या कैरेक्टर वेरिएबल उसको अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है जिसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 32 बिट से ज़्यादा जगह घेरती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें 2 और वेरिएबल्स हैं जिनका भी मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जिसको डबल कहा जाता है, और इस तरह एक और वेरिएबल है हमारे पास जिसको लॉन्ग वेरिएबल कहा जाता है। ये हमारे पास डेटा टाइप है, डबल भी एक डेटा टाइप है और लॉन्ग भी एक डेटा टाइप है। डबल डेटा टाइप जो है, इसको अगर हम गूगल पे सर्च करें तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल डेटा टाइप इज अ डबल प्रिसीजन 64 बिट। यानी जो इससे पहले वाली डेटा टाइप थी फ्लोट, वो 32 बिट तक डाटा हमारे लिए स्टोर कर सकती थी, लेकिन जब हमारे पास डाटा बहुत ही बड़ा हो जाता है तब हम डबल डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं जिसका साइज होता है 64 बिट। और ये जो इस्तेमाल होती है, इट इज़ नॉट इट्स रेंजेस ऑफ वैल्यूज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। यानी इसकी जो वैल्यूज, इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो काफ़ी, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये आम तौर पे जो होता है ये जावा लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे लॉन्ग डाटा टाइप के बारे में अगर पढ़ते हैं तो लॉन्ग डाटा टाइप जो है वो क्या है कि वो 16 बिट जो होता है हमारे पास साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। यानी ये हमने जो डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो चैप्टर होगा वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक इंटीजर वैल्यू जो होती है उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके ऊपर जो हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं उसके लिए उसको साइंड कहा जाता है। यानी अगर किसी इंटीजर वैल्यू के आगे प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है तो वो साइंड इंटीजर कहलाता है। तो उस डाटा टाइप के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल डाटा टाइप होती है इंटीजर की, वो उसको सेव नहीं कर पाती, उसको महफूज नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप होती है जिसकी मदद से हम अपने जो साइन नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस वाले नंबर जो होते हैं, वो हम इस डाटा टाइप के जरिए इस्तेमाल स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने जाना कि सी लैंग्वेज के अंदर जो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, और वो हर डाटा टाइप जो है वो अपने किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है।